everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about the 14 principle of management given by Henri Fayol. Right? So इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. फर्दर वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि मैनेजमेंट क्या है, नेचर क्या है और फंक्शंस क्या है. यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स को. और आपको पता है मैंने प्रिंसिपल के बारे में बताया भी था, जहाँ पे मैंने एक फीचर या नेचर डिस्कस किया था मैनेजमेंट का, कि यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होते हैं. दैट्स वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस. राइट. सो वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी. सो इस वीडियो में हम 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल ने दिए हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस, हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं उनको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हेनरी फेयोल है कौन. हेनरी फेयोल जो है वो इस्तानबुल से हैं. राइट. वो यहाँ से बिलोंग करते हैं और वो अपने टाइम में क्या थे, जो माइनिंग कंपनी थी जहाँ काम करते थे वहाँ पे वो इंजीनियर थे. राइट. उसके बाद फर्दर ईयर्स में उनका जब प्रमोशन हुआ वो वहाँ के डायरेक्टर बने. जो डायरेक्टिंग में मैंने आपको बता रखा है, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सुपरविजन एंड ऑल, जब वो उस फील्ड में आए तब उन्होंने माइनिंग कंपनी को बहुत ही बारीकी से और ऑब्जर्व किया और वहाँ के फंक्शनिंग को देखा, वर्किंग को देखा और 14 प्रिंसिपल अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिए, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. और इसीलिए हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है. राइट. सो ये आप याद रखेंगे. हो सकता है एमसीक्यू में ऐसे पूछ ले, इफ एमसीक्यू आते हैं. राइट. सो 14 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क को बिल्कुल इसके नाम से आप समझ लेंगे. राइट. डिवीजन ऑफ वर्क मतलब जो काम है उसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. सपोज करें आपका कोई कैफे है. राइट. सो कैफे में बहुत सारे काम होते हैं, लाइक फूड को सर्व करना, फूड को बनाना, फिर जो अमाउंट का पेमेंट है वो लेना. राइट. जा के पूछना कि और कुछ ऑर्डर. सो ये सारे काम होते हैं. तो क्या आपको लगता है कि अगर आपका कोई कैफे, तो आप ये सारे काम खुद अकेले करेंगे या आपने किसी एक को हायर कर रखा है और उस पर ही सारे काम का बर्डन डाल देंगे? तो ऐसे अगर आप करते भी हैं तो आपका जो वर्क होगा वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा. ऑफ कोर्स एक पर्सन सारे काम को नहीं कर सकता. हो सकता है वो कोई एक काम में माहिर हो, खाना बनाने में माहिर हो, फिर उसको डीलिंग ना आती हो, सर्विंग करना ना आता हो, या अमाउंट कैसे पेमेंट रिसीव करनी वो प्रोसेस को ना समझ में आता हो. तो इसीलिए हेनरी फेयोल ने कहा कि जो वर्क है उसको क्या करना चाहिए, हमें डिवाइड करना चाहिए. तो हर एक पर्सन को जब हम उसका एक टास्क अपॉइंट कर देंगे और वो पर्सन सिर्फ उसी टास्क को करेगा, सो उससे क्या होगा कि वो उस टास्क में मास्टर हो जाएगा, उस टास्क को सीख लेगा इस तरीके से कि उससे बेटर वो काम नहीं कर पाएगा. क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स everyone perfect, I will say, not men perfect only. राइट. सो इसी कारण क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, बार बार आप किसी एक चीज़ को करने लग जाते हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ एक कमांड में आ जाती है, आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं. तो इसीलिए इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में कहा कि जो वर्क है उसको डिवाइड करना चाहिए पूरी टीम में, पूरे लोगों में, और हर पर पर्सन को एक टास्क देना चाहिए जिसमें वो क्या हो पाए, मास्टर हो पाए और वो उसे बेहतर से तरीके से कर पाए. राइट. सेकंड जो आपका प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. गाइस, ये जो 14 प्रिंसिपल है आपको इन्हें बिल्कुल सीक्वेंस में ही लर्न करना है, क्योंकि ये हमेशा सीक्वेंस में ही, अगर आपको 14 प्रिंसिपल लिखने को आए तो आपको सीक्वेंस में ही लिखना होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लोग कैच कर ले गए होंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी. बट अथॉरिटी कुछ लोगों को अभी समझ में आ भी गया होगा, कुछ लोगों को अभी डाउट भी होगा कि क्या होता है. तो गाइस, अथॉरिटी जो होती है वो होती है पावर. ठीक है. पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेनरी फेयोल ने कहा कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस्ड होना चाहिए. मतलब सपोज करें कि आप हैं, आपको कोई अथॉरिटी मिली. सपोज करें आपने देखा होगा कोई मॉनिटर क्लास का बन जाता है तो उसे अथॉरिटी मिल जाती है, पावर मिल जाती है कि आपको क्लास के सभी बच्चों को चुप कराना है. कोई कुछ करता है तो उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देना है या उसको खड़ा कर देना है. ठीक है. बट अगर आपने उस अथॉरिटी का प्रॉपर यूज नहीं किया, तो अगर आप ये करने लगे कि आप, कोई बच्चा बात नहीं भी कर रहा है या आपकी उससे दुश्मनी, देन टू आप उस पर अपनी पावर दिखाने लग गए, या आपको जो काम नहीं कहा गया है कि आपको क्लास के बच्चों को बाहर निकाल देना है या उन्हें मारना है, आप वो भी करने लगे जस्ट बिकॉज कि आप मॉनिटर हैं. राइट. सो ये अथॉरिटी का क्या है, मिस यूज हो रहा है. सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसके साथ हमेशा पावर होनी ही चाहिए. सपोज करिए आपने मॉनिटर जो आपने बनाया है उसको, आपने मॉनिटर का टैग तो दे दिया कि तुम्हें क्लास को चुप कराना है, बट आपने उसको ये पावर नहीं दी है कि वो बच्चों का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता है या जो बात कर रहे हैं उन्हें वो खड़ा कर सकता है. अगर आपने वो
पावर नहीं दी, उसे अथॉरिटी नहीं दे, तो लोग उसको बहुत ही हल्के में लेंगे कि ये कर क्या लेगा, छोड़ो, बोल ही रहा है, बोलेगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमेशा उन्होंने कहा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसके साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानी चाहिए और उसको अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। सिमिलरली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो पावर भी देनी चाहिए, वरना वो इफेक्टिव नहीं होगा। सो ये हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए। ये हेनरी फेयोल ने इस प्रिंसिपल के अंडर में कहा। राइट, मूविंग टू अ थर्ड प्रिंसिपल ओवर हियर, तो दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वेरी इजी, कि आपने देखा होगा कि कॉलेज में, स्कूल में कहते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए, डेकोरम होना चाहिए, मतलब कि आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करने हैं, ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, भसड़ मचा रखी है, ठीक है। उसी तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उनको सारे एम्प्लॉयज को फॉलो करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। डिसिप्लिन से ऑर्गेनाइजेशन में एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होगा जहाँ पे पीस होगी, वर्क एफिशिएंटली हो रहा होगा और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सो डिसिप्लिन में आपको बस यही लिखना है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं सोचना है कि और एक्स्ट्रा क्या है, जो आप जानते हैं वही है। Now moving to a fourth principle, that is unity of command. Now unity of command क्या होता है कि आप कमांड दे रहे हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर देना मतलब कि किसी को इंस्ट्रक्शन देना, राइट। सो यहाँ पे हेनरी फेयोल ने कहा कि अगर कोई एक पर्सन है, लाइक कोई एक एम्प्लॉयज है, तो उसका एक ही बॉस होना चाहिए। मतलब उसको जो ऑर्डर मिलने चाहिए वो सिर्फ एक पर्सन से ही मिलने चाहिए, उसके बॉस से ही मिलना चाहिए। लाइक कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वर्कर है जो यूनिट बना रहा है, तो उसको सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर जो है वही इंस्ट्रक्शन दे, ना कि मार्केटिंग मैनेजर भी आके उसको बताने लग जाए, सेलिंग मैनेजर भी उसको आके बताने लग जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा कि सारे मैनेजर उसको आके बताने लग जाएंगे, उसके ऊपर बहुत सारे बॉस अपना काम डालने लग जाएंगे, तो वो वर्कर ना तो इनका काम कर पाएगा, ना उनका कर पाएगा, ना उनका कर पाएगा। वो हो जाएगा कंफ्यूज कि मुझे काम किसका करना है, और उसको एक बहाना भी मिल जाएगा काम से बचने के लिए कि सर उन्होंने मुझसे कहा था इसलिए मैं आपका नहीं कर पाया, और आपने कहा था इसलिए मैं इनका नहीं कर पाया, राइट। सो इसीलिए इन्होंने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, कि एक पर्सन का बॉस एक होना चाहिए, वही उसको कमांड दे, वही उसको इंस्ट्रक्शन दे। इतने सारे बॉस नहीं होने चाहिए जो एक पर्सन को कमांड दे, ओनली वन पर्सन वन बॉस, राइट। सो ये हो जाएगा आपका यूनिटी ऑफ कमांड। मूविंग टूवर्ड फिफ्थ, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब आपको मैंने बता भी रखा है कि एक डायरेक्शन में चलना, एक ही डायरेक्शन में सुपरविजन, लीडरशिप एंड ऑल, ये सारी चीजें आती है डायरेक्शन में। तो इन्होंने कहा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन एक होना चाहिए। दैट इज, अगर आपने कोई एक गोल सेट कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको प्रॉफिट अर्न करने पे ही फोकस करना चाहिए, राइट। मीन्स वन टीम वन गोल, इस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी एक टीम है, इनका गोल अलग है, दूसरी टीम का गोल अलग है, तीसरी टीम का गोल अलग है, सबका गोल जो है वो एक ही डायरेक्शन पे एंड होना चाहिए। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल। अगर आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होने लग गए, डिफरेंट गोल्स होने लग गए, एंड गोल्स होने लग गए, लाइक आपने ऑर्गेनाइजेशन खोली, आपका मेन प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है, तो आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टीम्स होंगी, वर्कर्स होंगे, वो मेनली किस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमें ऐसा काम करना है कि जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है सोशल वेलफेयर करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो आपके वर्कर इस तरीके से काम करेंगे कि वेलफेयर ज़्यादा हो, वेलफेयर पे फोकस है, प्रॉफिट पे हमें फोकस नहीं करना है। बट अगर कुछ टीम फोकस कर रही है प्रॉफिट पे, कुछ कर रही है वेलफेयर पे, तो आप खुद जानते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो एंड गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, कोलैप्स होगा। इसीलिए यहाँ पे बात की गई है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। मीन्स वो ग्रुप जिनकी सारी एक्टिविटी सिमिलर है, उन सारे ग्रुप की एक्टिविटी का एक टारगेट होना चाहिए, दूसरे ग्रुप जिनकी सारी एक्टिविटी सिमिलर है उनका एक टारगेट होना चाहिए, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक एंड गोल होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होगा, राइट। सो ये था आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मूविंग टुवर्ड 6, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको समझना है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो आपका वर्कर का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, मतलब अगर आप किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में आप जो काम कर रहे हैं, आप हो गए एक इंडिविजुअल, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट है सैलरी, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी आपको मिले, आपका ये इंटरेस्ट है। दूसरा है आपका जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे चाहती है कि आप उसकी हेल्प करें उस गोल को अचीव करने के लिए, सपोज दैट इज प्रॉफिट मोटिव, राइट।
सपोज यहाँ पे बहुत ही ईजिली समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करिए एक टारगेट सेट किया गया है कि आपको 40 यूनिट्स बनानी है, जो पर्सन 40 यूनिट्स बना लेगा उसको ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा रुपए पे करेगी या बोनस देगी, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने सोचा कि हाँ मैं तो 40 यूनिट्स बना दूंगा। आपने 40 यूनिट्स बनाने के लिए बस आपने काम पे फोकस किया, लाइक जैसे कि आपने बस 40 यूनिट्स बनाने पे फोकस किया, लेकिन आपने मटेरियल खूब वेस्ट कर दिया, वहाँ की मशीन भी आपने तोड़ दी। आप वो सब नहीं देख रहे, आपको बस है कि वो मेरा कैसे कैसे बन जाए, ठीक है। वेस्टेज हो रही है होम, मुझे क्या ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे अपने पैसों से मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या करेगी, पे करेगी। तो यहाँ पे आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसको ज़्यादा आप बढ़ा रहे हैं, उस पर आप फोकस कर रहे हैं, और उसके लिए आप जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें कम कॉस्ट पे, उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं सब वेस्ट करके। तो यही कहा गया है कि यहाँ पे आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करना है कि आप ऐसे बनाए कि सब बर्बाद करें। यहाँ पे आपको उस चीज़ को एकदम साइड करके फोकस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा हो रहा है तो ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा है बोनस तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होना चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो यही होता है कि जहां आपको लगे आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को अपना सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। सो दिस इज ओनली सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मूविंग टुवर्ड्स 7, दैट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी। सैलरी इन द सेंस कि जो भी आपके एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनको आपको फेयर रेम्यूनरेशन देना है, फेयर सैलरी देनी है, बिना किसी बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट करके। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप मैन को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, वुमेन वर्कर को कम दे रहे हैं, कास्ट वाइज आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आपको ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फेयर रेम्यूनरेशन देना है। रेम्यूनरेशन में सिर्फ आपकी कैश नहीं आ जाएगा, सिर्फ आपकी सैलरी इन मनी नहीं आ जाएगा, बल्कि रिकॉग्नाइजेशन भी आ जाता है कि आपको प्रमोशन करना है टाइम टू टाइम वर्कर को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएगी कि रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मूविंग टुवर्ड 8, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फेयोल ने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे बहुत फोकस किया। और आपको ये भी याद रखना है कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को अभी आप डी पे पढ़ेंगे अंडर ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक। सो यहाँ पे हम समझेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है किसी एक जगह क्या करनी है, सारी चीजों को सेंटर कर लेना, एक ही जगह ला देना। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फैला देना, ठीक है। तो हेनरी फेयोल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस्ड होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सेंट्रलाइजेशन है और या सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन है। मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के कोई ऐसे टॉपिक है जो कि प्राइवेसी से रिलेटेड है, लाइक आप वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, एंड मीन जो भी आपके ऐसे सीरियस इश्यू है जो आपको चाहते हैं सिर्फ टॉप लेवल तक ही रहें, डिस्क्लोज नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप सेंट्रलाइजेशन करें। लेकिन जहाँ पे आपको डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने हैं, वहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहिए। मीन्स ये नहीं कि टॉप मैनेजमेंट से ही आप जब तक पूछ ना ले कि हाँ प्रोडक्ट कम हो गया, मंगाएं या ना मंगाएं, वो ना तब तक ऑर्डर करें तब तक हम ना करें, नहीं, ऐसे तो बहुत काम डिले हो जाएगा। जो चीज़ आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को, एम्प्लॉयज़ को पावर दे सकते हैं कि वो अपने डिसीजन ले ले, वहाँ पे आप डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करना। लाइक प्रोडक्शन मैनेजर को अगर प्रोडक्ट कम पड़ रहा है, रॉ मटेरियल कम पड़ रहा है, तो वो खुद ऑर्डर कर सकता है, ना कि वो डिपेंड करे कि सीईओ जब ऑर्डर देंगे हम तब मंगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है वहाँ सेंट्रलाइजेशन करें, और जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, होना जरूरी है, वहाँ करें डिसेंट्रलाइजेशन। सो ऐसा होना चाहिए कि बैलेंस्ड वे में हम इसे यूज करें, डेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, दैट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन है वो एक सीक्वेंस में फ्लो करनी चाहिए, डेट इज टॉप लेवल से मिड लेवल पे, मिड लेवल से लो लेवल पे, ठीक है। ऐसे इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, ये नहीं कि टॉप लेवल से डायरेक्ट लोअर लेवल या कहीं भी इगड़म तिगड़म जा रहा है। मतलब इंफॉर्मेशन जो फ्लो है वो प्रॉपर वे या प्रॉपर चैनल के फ्लो होनी चाहिए, ना कि इधर उधर उसका डायरेक्शन पता ही ना चले। लेकिन इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस किया इसी के अंडर, डेटा प्लैंक, कि जब अगर कोई नेसेसरी सिचुएशन है, कोई सीरियस सिचुएशन है जहां तुरंत इंफॉर्मेशन को आपको डिस्कस करना है, इस यूनिट को इस यूनिट से, तो वहां पे आपको ये नहीं फॉलो करना कि यहाँ से यहाँ जाए, फिर टॉप लेवल से फिर ये यहाँ से यहाँ है, इस पे फोकस नहीं करना। आप डायरेक्ट उससे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्केलर चेन। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर इन द सेंस कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हर चीज़ का एक ऑर्डर होना चाहिए, हर चीज़ के लिए एक प्लेस होनी चाहिए। लाइक अगर टेबल है, चेयर है,
ऑर्गेनाइजेशन के इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी कुछ सामान फैला है। तो ऐसा क्या होगा, इस केस में होगा कि आपको सामान ढूंढने में लगेगा टाइम, और यहाँ पे होगा टाइम वेस्ट। सपोज करें आपने देखा होगा आपके किचन में हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है कि बर्तन यहाँ रखे हैं, जो भी मसाले वो यहाँ रखे हैं, जो भी दाल चावल है वो इस जगह रखे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जब भी आप जाते हैं किचन में तो आपको ज़्यादा ये नहीं है कि भसड़ मची हुई है, कहीं भी सब एक साथ रखा, वो नहीं है। आपको पता है हाँ ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा, फ्रिज यहाँ है। तो ये क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर अगर चीज़ों का होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे आपका टाइम भी सेव होगा और काम भी जो है वो एफिशिएंटली होगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अच्छी तरीके से अचीव हो पाएगा। सो ऑर्डर के अंदर यही है कि हर चीज़ के लिए उसकी खुद की प्लेस होनी चाहिए और वो हमेशा वहीं पे ही होनी चाहिए। राइट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी इन द सेंस कि इक्वालिटी पे आप फोकस करना है। आपको जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है। ये नहीं किसी एक एम्प्लॉय को आप ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, दूसरे एम्प्लॉय को आप फेवर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही है कि इक्वालिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। जो मैनेजर है, जो भी वर्क अपॉइंट कर रहा है, उसे सारे एम्प्लॉयज़ को एक समानता से देखना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में नहीं करना चाहिए। सो दिस इज ओनली इक्विटी। सो ये आप लिख सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हर वर्कर कुछ कुछ देर में काम छोड़ के भाग रहा है या आप ही उसे निकाल दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम करने से पहले उसको 2-3 महीने 4 महीने तक आप करते हैं, तब आप उसको सीख पाते हैं। कोई भी न्यू वर्क है, देन आप में कमांड आता है, देन आप अच्छा वर्क करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि आपका कोई प्रोडक्शन मैनेज डिपार्टमेंट में है, जो वर्कर काम कर रहा है वो सीख गया है कि कैसे इस काम को करना है, कैसे प्रोडक्ट को बनाना है, फिर आपने क्या किया, उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट में, आपने उसको मार्केटिंग में भेज दिया या सेलिंग में भेज दिया। तो क्या होगा कि यहाँ पे वर्कर की स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो ना तो वो काम कर पाएगा, वहाँ पे उसका मोटिवेशन लैग करेगा और फिर ये भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी चला जाए। राइट, और अगर ये भी है कि अगर आपके वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं तो आपको वहाँ देखना है कि रीज़न क्या है, क्यों वर्कर छोड़ रहे हैं, और उससे भी आपको सॉल्व करना है। इन शॉर्ट, आपको स्टेबिलिटी जो एम्प्लॉयज़ की है अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसे प्रमोट करना है, उसे सपोर्ट करना है। राइट, सो ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी। मूविंग टू नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव हेयर इज कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें आपको इनिशिएटिव देना है, उनको आपको राइट देना है कि अगर वो भी कोई डिसीजन ले सकते हैं तो वो भी ले। आपको ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल एम्प्लॉयज़ को हटा रखा है कि नहीं, अगर वो कोई आपको बता भी रहा है, एडवाइस भी दे रहा है कि सर हम इसको ऐसे कर दें तो ऐसे अच्छा हो सकता है, तो भी आप इसे इग्नोर मार रहे हैं कि नहीं तुम मत बोलो। तो ऐसे नहीं करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव देना है। इनिशिएटिव देते हैं तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ हमारे वर्क को सराहा जा रहा है तो हम और अच्छा बता सकते हैं या और क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो यही है कि आपको इनिशिएटिव देना, उन्हें राइट देना है कि वो अगर अपने बिहाफ पे या कुछ अच्छा कर सकते हैं या कुछ डिसीजन अच्छा दे सकते हैं या कुछ एडवाइस दे सकते हैं, तो आप उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें इनिशिएटिव दें कि वो भी अपने साइड से कुछ न्यू और एड ऑन करिए। राइट, सो इनिशिएटिव इज इंपॉर्टेंट। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स को यहाँ बोलेंगे यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मीन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी होती है तो जो टास्क होता है वो और अच्छे से होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अच्छे से अचीव हो जाएगा। आपको डिवाइड एंड रूल को नहीं सपोर्ट करना है, आपको सपोर्ट करना है यूनिटी इज स्ट्रेंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ में विकास करना है और सबका साथ में ही लेके जाके ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट करना है या ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे पहुंचाना है। राइट, सो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो इवन इफ देयर इज डाउट इन दिस 14 principle, you can ask me in comment section. Right, and if you like this video then please press like button and subscribe to my channel. Thank you.